Hello guys, welcome to my YouTube channel Pabedam Classes, that is public administration classes for UGC NET, JRF, SET and PhD. Today we have more MCQ session from comparative public administration topic, and previous lecture we have seen some MCQ from this comparative public administrations. In this lecture we have also explained some more MCQs so that you have a clear ideas about this topic, and you get more confidence about your upcoming UGC NET exam for June 26. So let's start. यूजीसी नेट 2016 में क्वेश्चन आया था कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्फेसाइजेस, एज वी नो दैट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्फेसाइजेस स्टडी ऑफ क्रॉस नेशनल कंपैरिजन। किस पे करता है हमारा? क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चरल, ये इसका फीचर्स भी है, तो इस पे एम्फेसाइज करता है हमारा सीपीए एम्फेसाइजेस स्टडी। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग वाज स्टेबलाइज्ड इन। देखिए कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है ये, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। देखिए जो एम लक्ष्मीकांत में दिया है, जो मैंने अपने लेक्चर में भी कवर किया था, बट कहीं कहीं क्या है कि जैसे गूगल्स वगैरह में और किसी और बुक्स में 1962 1963 भी दे रखा है, तो बट हम अपने जो हम लेक्चर कवर किए हैं एम लक्ष्मीकांत के तहत हम 1960 में स्टेबलाइज हुआ था। एक क्वेश्चन मैंने देख रहा था कि गूगल्स पे भी देखे थे, तो उसमें मतलब कि कहीं कहीं 1962 कहीं कहीं 1963 भी दिखा रहा है, तो इसमें बट हम अपने स्टैंडर्ड बुक एम लक्ष्मीकांत के थ्रू इसको 1960 मानेंगे। सो राइट आंसर इज बी 1960। क्या हुआ कि देखिए जो 1962 में क्या हुआ था कि जो फोर्ड फाउंडेशन था, फोर्ड फाउंडेशन ने इसको फंडिंग स्टार्ट की थी, फंडिंग। तो जो रियल इम्पिटस इसको जो रिकॉग्निशन मिला था 1962 में, तो मे भी हो सके इसलिए कहीं कहीं दे दिया हो, बट 1963 हम मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियरल मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम्फेसाइजिंग। देखिए कि बिहेवियरल मूवमेंट हमारा क्या किस पे एम्फेसाइज करता है? फैक्ट्स एंड बिहेवियर पे। वहीं हमारा क्लासिकल मूवमेंट किस पे करता है डिपेंड? एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस सब पे। बट बिहेवियरल मूवमेंट किसको इन्फ्लुएंस करता है? फैक्ट्स एंड बिहेवियर, लॉजिक्स पढ़ते हैं। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ डब्ल्यू रिक्स डेवलप्ड विच मॉडल इन सीपीए। कौन सा मॉडल कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलप किया था रिक्स जी ने? सिस्टम मॉडल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रिज्मेटिक मॉडल, क्लासिकल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, डिसीजन मेकिंग मॉडल। तो राइट आंसर इज, जैसा हम देखें कि हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रिज्मेटिक मॉडल हमारा रिक्स जी ने एम्फेसाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल अप्रोच इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन विथ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग। और क्या इंक्लूड करता है हमारा सीपीए? social norms, right? Cultural value, right? Economic context, right? So right answer is all of the above. So answer is D। देखिए जो का इकोलॉजिकल अप्रोच हमारा क्या था, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में स्टडी करते हैं, तो इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के क्या क्या फैक्टर थे हमारे? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इसके इंटरेक्शन में हमारा जो स्टडी होता है उसको इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, इकोलॉजिकल मॉडल होता है। सो राइट आंसर इज डी होगा यहाँ पे। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिन्स एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट ऑफ। देखिए हमारा जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ पार्ट ऑफ बताया है सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। सो राइट आंसर इज बी। देखिए इसमें सब सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल नॉर्म्स यही सब आते हैं। हमारा इकोलॉजिकल जो अप्रोच है और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो बेसिकली अगर आप थोड़ा भी कंसेप्ट पढ़े रहेंगे इसके थ्योरी पॉइंट, तो आप एमसीक्यू देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि राइट आंसर क्या है। देखिए फाइनेंशियल की कहीं बात हुई थी? नहीं हुई थी। ओनली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की? नहीं, ये भी नहीं है। स्टैटिक लीगल कोर्ट्स की भी नहीं हुई थी। तो अगर आप थ्योरी पढ़े तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं याद आ रहे हैं फैक्ट्स, फिर भी आपको अगर पता है क्रॉस कल्चरल, क्रॉस नेशनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इंट्रेक्शन होता था इसमें, जिसमें सोशल, कल्चरल्स, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, नॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा राइट आंसर क्या है। सो राइट आंसर इज बी।
कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट इज बेसिक टू कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस क्या है? देखिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे से देखिए, ओनली फैक्ट्स, देखिए फैक्ट्स करता है बट ओनली फैक्ट्स, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली वन सिस्टम व्यू, ओनली वन सिस्टम करता है, नहीं तो क्रॉस कल्चरल होता है और क्रॉस नेशनल होता है। सो राइट आंसर इज क्रॉस नेशनल कंपेरिजन। कम टू नेक्स्ट, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट इज टू इम्प्रूव, सॉरी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट्स टू इम्प्रूव, मतलब क्या एक्सपेक्ट करता है इम्प्रूव करने के लिए हमारा जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है? देखिए, हमारा बेसिकली हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए पढ़े थे हमारे, कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को पढ़े और उसको एनालाइज करें इन कंपेरिजन विद एनदर, माने इसकी डेवलपिंग को डेवलप्ड कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन से कंपैरिजन करना था और वहाँ के उसके फेलियर सक्सेस सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को क्या था, एनालाइज करता था, ताकि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ का वो अच्छा हो सके और वहाँ पे हम उसको अच्छे से समझ सके। तो सो राइट आंसर इज ब्यूरोक्रेटिक प्रोफेशनलिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा CPA पढ़ा जाता है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो राइट आंसर इज ए। कम टू नेक्स्ट, comparative administrative group was initially funded by, so right answer is Ford Foundation in 1962 and eliminate its funding, जो अपना फंडिंग इसने टर्मिनेट कर दिया था। ये 1971 में, सो ये भी ध्यान रखना, 1971 में टर्मिनेट कर दिया था और कैग डिसबैंडेड हो गया था 1973 में और मर्ज हो गया था इंटरनेशनल कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आसपा का, उसमें मान के न्यू सेक्शन बनाया था, सिका जिसे बोलते हैं। सो राइट आंसर इज फोर्ड फाउंडेशन। कम टू नेक्स्ट, द फोकस ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच, द फोकस ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज, देखिए जो कि इकोलॉजिकल अप्रोच का CPA कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फोकस था, जो कि उस अप्रोच का क्या फोकस इसमें किया था? स्ट्रक्चर्स ओनली, नो। रोल्स एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, राइट। प्योर लीगल नॉर्म्स, नो। बजटिंग ओनली, नो। सो रोल्स एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, तो हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच है ही हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बीच इंटरेक्शन पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल अप्रोच। सो रोल्स एंड इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, राइट आंसर बी। कम टू नेक्स्ट, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हाईलाइट्स कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इन टर्म ऑफ, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और किसके बीच करता है, इन टर्म्स ऑफ क्या क्या टर्म्स होते हैं? देखिए राइट आंसर सीधा देखते ही पता चल जा रहा है कि क्या राइट आंसर होगा, इन टर्म्स ऑफ कल्चर्स एंड इन्वायरमेंट, सीधा सीधा पता चल रहा है। सो राइट आंसर इज ए, यही कल्चर और उसके इन्वायरमेंट क्या इसी के टर्म्स में पड़ता है हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोलॉजिकल अप्रोच में। कम टू नेक्स्ट, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली स्टडीज, मतलब हमारा CPA मेनली क्या स्टडीज करता है? वन कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नो, वन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मल्टी मतलब क्रॉस नेशनल करता है, क्रॉस कल्चर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस क्रॉस नेशनलिटी, सो देखिए सीधा अगर आपको पता है तो उसमें देखिए इसमें दो ही टर्मिनोलॉजी है, क्रॉस नेशनल एंड क्रॉस कल्चरल, और वहाँ इकोलॉजिकल अप्रोच आएगा तो वहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट। तो इसमें देखिए दो चार चीज़ें ऐसे कंसेप्ट पॉइंट है जो बार बार रिपीटेड हो रहा है, उसी के थ्रू हमारा सारा आंसर सही हो रहा है। सो राइट आंसर इज बी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस क्रॉस नेशनली। सो कम टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कौन एसोसिएटेड है? इकोलॉजिकल अप्रोच, सिंपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ कोई बात ही नहीं हुआ है, क्लासिकल थ्योरी का है ही नहीं, क्या यहाँ बिहेवियरल अप्रोच है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का भी इसमें कोई बात ही नहीं किया गया था। सो राइट, और हम जानते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच से क्या होता है हमारे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोलॉजिकल अप्रोच हमारा किया गया है। सो राइट आंसर इज ए। कम टू नेक्स्ट, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स टू, देखिए हमारा जो कंपैरेटिव स्टडीज किया गया था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का स्ट्रक्चर का स्टडीज किया गया था ताकि हम एक यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बिल्ड कर सके जो कि यूनिवर्सली लागू हो, ना कि कोई एक इंडिविजुअलिस्टिक हो। तो राइट आंसर इज ए, बिल्ड यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। कम टू नेक्स्ट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक,
एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैक्टर्स क्या-क्या थे उसको इवोल्यूशन के, तो पहले तो क्लासिकल थे, उसके बाद क्या ऐसा मतलब कि ज़रूरत पड़ा कि ताकि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ इवोल्यूशन। सो देखिए इसमें हमने पढ़े थे कॉज एंड सोर्सेस में। सो देखिए आके एक-एक करके पढ़ते हैं। इनएडिक्वेसी ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। ट्रेडिशनल अप्रोच इन लोगों को क्या लगा था जो कि इनएडिक्वेट था, क्योंकि अपना ट्रेडिशनल अप्रोच में ओनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी पे बात किया गया था, ना कि उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तहत उसको स्टडी किया गया था, ना उसमें ह्यूमन फैक्टर को पढ़ा गया था। बहुत सारे उसके रीज़न थे। सो ये हमारा पहला ये इनएडिक्वेसी ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, ये राइट है। नेक्स्ट, राइज़ ऑफ न्यू टेक्निक्स एंड रिसर्च कांसेप्ट, ये भी सही है। देखिए ये भी हम पढ़े हैं अपने थ्योरी पार्ट में कि न्यू टेक्निक्स हुए एंड रिसर्च कांसेप्ट्स आए। सो राइट, बी इज राइट। डिजायर टू डेवलप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, ये भी था इसका कि इसको मतलब एज ए इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तहत पढ़ा जाए, इसलिए भी इसका मतलब जोर दिए गए थे। सो तीनों सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लग रहा है, मतलब मे भी आ सकता है कि सो अभी हमारा एमसीक्यू सेशन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से फर्स्ट सेशन दे दिया था, सेकंड सेशन ये हो जाएगा। तो मैंने 2 सेशन में मैक्सिमम एमसीक्यूज़ कवर कर दिए हैं, और आप लोग हो सके तो अपना मतलब प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर ले लीजिए, उससे हल कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी अब न्यू टॉपिक की ओर हम चलेंगे, अभी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ही एमसीक्यू करते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू।